नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। वाटर बम से पाकिस्तान पस्त है। यहां तिरंगा यात्रा नेताओं को नौटंकी लग रही। बीजेपी ने क्यों कहा दो जिस्म एक जान, कांग्रेस और पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान में पानी संकट को लेकर हाहाकार मचा है, वहां की संसद में पाकिस्तान के भूखे मरने की बात कही जा रही। भारत की वाटर स्ट्राइक को वाटर बम कहा जा रहा। जंग जीतने के बावजूद रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर इलाका पाकिस्तान को देने का आरोप लगा दिया। सवाल है कि सन ऑफ गद्दार पर घमासान जो मचा हुआ है, बीजेपी कांग्रेस में आर पार को लेकर यह जाकर थमेगा कहां। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। संकट की जोरदार दस्तक ने भी पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों का हमला और उसके अगले ही दिन भारत ने पाकिस्तान को पहला झटका दिया, सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने तबाह हुए। उसके बाद पाकिस्तानी सेना की हिमाकत के जवाब में एयरबेस तबाह हुए। लेकिन वाटर स्ट्राइक का असर पाकिस्तान पर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप वहां की संसद में हड़कंप से समझ सकते हैं। हम खेती सिंधु नदियों के पानी पर निर्भर है। पानी पूरी तरह से रुका तो पंजाब सिंध प्रांत में खेती बंद होने की नौबत आ जाएगी। डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट से बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। जाहिर है पाकिस्तान भीषण जल संकट की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान की बेचैनी मोदी के उस प्रण से भी है जिसमें खून पानी एक साथ नहीं बहने देने की कसम है। यही वजह है कि तरफा मार झेल रहा भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की बुरी हालत करके उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, तो दूसरी ओर भारत के वाटर बम से हाहाकार वाली स्थिति करीब आती दिख रही। लेकिन वही दूसरी ओर खुद भारत में नेता पाकिस्तान में हेडलाइन वाली पॉलिटिक्स की रेस में लगे हैं। कांग्रेस विदेश मंत्री जयशंकर को गद्दार साबित करने पर तुली है। कांग्रेस बार बार पूछ रही वॉर टाइम में ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी गई। कांग्रेस नेता उदित राज ने फिर विदेश मंत्री के लिए गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, तो बीजेपी ने करारा पलटवार किया। श्रीमान जयशंकर जी ने गद्दारी किया है देश के साथ, धोखा किया है देश के साथ कि आप पाकिस्तान की सेना को पहले बता दें और कि हम आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। आज तक इतिहास में ऐसे विश्वासघात नहीं हुए। इनको जयचंद कहो, इनको मीर जाफर कहो, ये या सन ऑफ गद्दार कहिए या भारत का गद्दार कहिए, षड्यंत्रकारी कहिए। सन ऑफ गद्दार कौन है वो तो मुझे नहीं पता, परंतु कांग्रेस पाकिस्तान की असली यार है और कांग्रेस करती पाकिस्तान का पीआर है, क्योंकि जो जुबान पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस बोलती है। दो शरीर एक जान, कांग्रेस और पाकिस्तान। बीजेपी सांसद निष्कांत दुबे ने आज फिर सोशल मीडिया पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा और पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगा दिया। निष्कांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद गुजरात के रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को 1968 में दे दिया। भारत पाकिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाए, मध्यस्थ बनाया। युगोस्लोवाकिया के वकील अली बाबर को हमने नियुक्त किया। पूरी संसद ने विरोध किया, लेकिन इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी थी, डर कर हमारा हिस्सा नीलाम कर दिया। यही आयरन लेडी का सत्य है। कांग्रेस का हाथ हमेशा पाकिस्तान के साथ। बीजेपी कांग्रेस में जारी गद्दारी वाले घमासान के बीच आज फिर शिवसेना नेता संजय राउत ने एंट्री मारी, तिरंगा यात्रा को नौटंकी बताया और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर सवाल उठा गए। ये महाराष्ट्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं। सिंदूर आपकी वजह से उजाड़ गया है। 26 हमारे महिलाओं का, गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगने के लिए सिंदूर यात्रा निकालो। ये गृह मंत्री जिम्मेदार है, ये मोदी जी जिम्मेदार है। ये जो चल रहा है ना, हम सब एक साथ है, वी आर यूनाइटेड, ये सब नौटंकी है। ये अपना राजनीति कर रहे हैं और अपोजिशन को विदेश भेज रहे हैं। सवाल है, क्या तिरंगा यात्रा को नौटंकी कहना उचित है? सवाल की जब सेना सरकार ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को किसी तरह की सूचना ऑपरेशन से पहले नहीं दी गई, तो बार बार गद्दारी वाली बात क्या पाकिस्तान में हेडलाइन वाली टैक्टिक्स नहीं लगती? इन सबके बीच ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया उमर अहमद इलियासी ने आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी कर नई लकीर खींच दी। जब किसी भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, तो इसलिए उसके लिए भारत की 5.5 लाख मस्जिदों से बता दिया गया है कि किसी भी कोई इमाम उनकी जनाजे की नमाज आतंकवादियों की नहीं पढ़ाएगा और ना ही हमारे यहाँ कब्र में उसको दफनाने की जगह दी जाएगी। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शारजाह इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता दीपक वोरा जी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं।
आनंद दुबे जी शिवसेना के उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता, अजय अरोड़ा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं दीपक वोरा जी आपसे करता हूं क्योंकि नॉन पॉलिटिकल एक इशू है, मुझे लगता है कि आप इस पर शायद बेहतर हैं सबसे ज्यादा इस पर बोलने के लिए। पाकिस्तान की कुछ क्लिप्स हमने देखी, लोग कह रहे थे हुआ ही क्या है, हासिल ही क्या किया, वाटर एक ट्रीटी रद्द करके क्या हासिल किया। तो सर क्या हासिल किया वो हम तस्वीरें देख रहे हैं पाकिस्तान की संसद में जिस तरीके से हंगामा मचा है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब भी आप बुलाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं अकेला डिप्लोमेट हूँ, 4 पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में कुछ कह नहीं पाऊंगा, डर लगता है। खैर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं कहूंगा, और मैं देख रहा हूँ कि मिस आजमी भी है, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, सभी लीडर्स की करता हूँ। सर आपने ये वाटर जंग की जो जिक्र किया, मैं 5 साल आपका राजदूत था सूडान में। सूडान ने, सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से सर, वाटर वॉर्स की जब हम बात करते हैं तो उनका जंग ऑलमोस्ट हो चुका था इथियोपिया के साथ, क्योंकि जो ब्लू नाइल नदी है वो इथियोपिया से आती है। इथियोपिया ने उसमें बांध बना दिया। इजिप्ट के उस समय जो राष्ट्रपति थे जो अब गुजर गए हैं, उन्होंने कहा हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे पानी के लिए। इजिप्ट के बारे में मिस्र को कहा जाता था तोहफा नील नदी का, आपको याद होगा इतिहास में, द गिफ्ट ऑफ द नाइल। फिर मैंने यही देखा इराक में, टाइग्रिस यूफ्रेटिस नदी का जो पानी है, जो जॉर्डन भी क्लेम करता है, इराक भी क्लेम करता है, सीरिया भी क्लेम करता है, वहां पर भी जंग होने की अब स्थिति आ जाती है। तो ये जो अब हो रहा है यहाँ पर सर, मैं तो इस एरिया में इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, एक रिव्यू ट्रीटी में मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैं आपको बता देता हूँ सर, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस। अभी फिलहाल एकदम नहीं सर, 2 साल या 1 साल के अंदर कृषि पे असर पड़ेगा, पीने के पानी के ऊपर असर पड़ेगा, और पाकिस्तान विल जस्ट कंप्लीटली कोलैप्स। अब वो मैड मुल्ला मुनीर, आप भारत की राजनीति को छोड़ दीजिए, कूटनीति को, मैड मुल्ला मुनीर को समझ आ रहा है ये मैं क्या कर बैठा। एक तो भारत ने उसको मिलिट्री तमाचा मारा, और दूसरा जो नॉन काइनेटिक, ये जो पानी मारा है सर, टेक माय वर्ड फॉर इट सर, मैं तो ये इतना बड़ा तमाचा है, इट्स मोर पावरफुल देन एनी न्यूक्लियर। नहीं, एक चीज और है दीपक वोरा जी, मैं चाहूंगा इस पर भी आप जरूर एक टिप्पणी करें, फिर मैं आगे डिबेट ओपन करूंगा कि वहां के कामरान मुर्तजा एक है पाकिस्तान के सीनेटर, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मार देंगे, फोड़ देंगे बम, बांध बना लिया तो इतना आसान है क्या फोड़ लेना। उनकी इकोनॉमी उनके हिसाब से 700 के देश में बाढ़ आएगी सर, ये कोई नहीं करता, ये धमकियां हैं, ये गीदड़ धमकियां हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आसमान से आऊंगा समुद्र से आऊंगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब मैं बता देता हूं, ये जो मैड मुल्ला मुनीर है, ये तो चला गया, इसको तो फील्ड मार्शल बना दिया, निकाल दिया फौज से। इनकी जो इस समय हुकूमत है वो भी चली जाएगी। दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस सर, 12 महीने से ज्यादा ये नहीं कर पाएंगे। ठीक, भारत के ठीक है सर, ठीक है। अब अजय अरोड़ा जी, हासिल ही क्या हुआ है ऑपरेशन सिंदूर से? हासिल ही क्या हुआ है? छिटपुट युद्ध लड़ा है भारत ने। आपको समझ में आया दीपक वोरा जी की बातों से कि पहले वाटर स्ट्राइक, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, फिर उसके बाद पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब? आपको लग रहा है कुछ की हासिल किया है भारत ने? को जन्म देते हैं, 12 भी रहते हैं, वो भी लक्ष्य पे आते हैं। हम तो अभी कंटिन्यू रहेगा, और सिंधु से बहुत कुछ हासिल हुआ है। जो जिस प्रकार से बेगुनाह की शहादत हुई अप्रैल गांव में, लेकिन अभी लक्ष्य यह है कि जो 4 उग्रवादी हैं वो अभी पकड़े नहीं गए, उनकी तलाश जारी है। नहीं अजय अरोड़ा जी, 4 एक तो उग्रवादी नहीं, आतंकी हैं सर प्लीज। तो भाई 4 आतंकी नहीं पकड़े गए, आप कहिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात के साथ हूं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से हासिल कुछ नहीं हुआ। छिटपुट जंग लड़ रहा है हिंदुस्तान, आप ये कहेंगे तो मैं आपके साथ नहीं हूं। आप 4 आतंकी को लेकर शाजिया इल्मी से पूछिए, मैं बिल्कुल आपके सवाल को सपोर्ट करूंगा, सेकंड करूंगा। लेकिन आप कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ? आप बार बार विदेश मंत्री के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आज जबकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर क्या है वो साबित हो चुका है। तो भाई ये सब नहीं चलेगा। देखिए राकेश जी, जहां तक विदेश मंत्रालय की बात की, मैं आज भी उसी बात पे स्टैंड कर दूं जो राहुल गांधी और खड़गे जी ने कहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी, मैं तो एक कहता हूं कि जिस प्रकार विदेश मंत्रालय ने कहा, वो क्या विदेश मंत्रालय की नीति के अंतर्गत आता है? क्या ऐसा चेताया जाना था? अगर ये हम चेताते ना, मुझे लगता था कि ज्यादा आतंकवादी मारे जाते और उनके मुखिया भी मारे जाते। जो अभी जो बच गए 3-4 जो मेन मुखिया हैं, उनके वो भी मारे जाते अगर हम ना बचाते। मेरे ख्याल से
अच्छा। मुझे लगता है कि थोड़ी सी चूक हुई है हमारी। सर थोड़ा सा टेप को आगे बढ़ाइए, बार बार वही टेप चलाते हैं शाजिया इल्मी कि हाफिज सईद आप लोगों के बताने की वजह से उठकर भाग गया, मसूद अजहर आप लोगों के बताने की वजह से उठकर भाग गया। इनका टेप एक जगह जाकर अटका हुआ है, बावजूद इसके कि सेना ने क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन के पहले हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। मुझे लगता नहीं कि टेप अटका है, मुझे लगता है ये टेप कहीं और से चल रहा है। उसका प्ले बटन यहाँ है, लेकिन रिमोट कहीं है और वहां से बाकायदा आदेश दिए जा रहे हैं। तो ऐसी पार्टी जो लगातार पाकिस्तान परस्ती की बात करती है और भारत के ही स्टैंड को या सोच को या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो बाकायदा स्पष्ट तौर पे जो भारत कह रहा है, भारत की सेना कह रही है, आर्म्ड फोर्सेस कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं और सारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इंडिया की कह रही है, उसके खिलाफ जाकर वो सारी बात और उस नैरेटिव को आगे कौन बढ़ा रहा है, कौन लोग है भारत के अंदर बैठे हुए जो बाकायदा उस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, जिससे सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होता है। आप समझिए इस बात को, जो चरमपंथी हैं उनसे हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर वो चरमपंथी के जो बाकी शागिर्द है ना, जो नरमपंथी बैठे हैं, उनसे भी हमें लड़ना होगा। आप इस बात को समझिए। और इसीलिए पाकिस्तान को लेकर जो वाटर बम है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। और इसी के चलते, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अफसोस की बात है, आपको मैं बताना चाहूंगी, स्पेनिश सिविल वॉर के वक्त में एक होता था फिफ्थ कॉलम, और फिफ्थ कॉलम उन लोगों के लिए कहा जाता था जो दुश्मन की मदद करते थे लेकिन अपने ही घर में रहकर। तो कांग्रेस ने अपना वो रवैया बना लिया है, रुख बना लिया है, इससे हमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए। ठीक है। आप देखिए इंडस वाटर ट्रीटी को, आप पढ़िए, और उसके बाद देखिए 65 में क्या हुआ। आप पढ़िए किस तरह से जो पश्चिमी नदियां थी, चाहे हम इंडस की बात करें, चेनाब की बात करें और झेलम की बात करें, सारा अधिकार दे दिया उनको, पाकिस्तान को बहुत ही सीमित अधिकार खुद अपने पास रखा। इतने ज्यादा अच्छा, और बाकी 3 नदियां तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए नहीं, एक एक करके हम बताते हैं आपको। अब उसके बाद सुनिए, लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो परियोजनाएं चल रही थी हमारे यहाँ, उनका मुखालफत हुई। लेकिन आप देखिए अभी भी आप 2-2 मसौदे सामने आए हैं किस तरह से मिलिट्री एक्सरसाइजेस को। ठीक है शाजिया, आप जो 65-68 की बातचीत कर रही हैं, जो एक निष्कांत दुबे ने भी आज पोस्ट किया है, मैं उस पर उनके लिए मैं उस पर अभी कांग्रेस पार्टी जो है। और सुनिए, एक और सवाल आप पूछ रहे हैं, नहीं मुझे बोलने दीजिए आखिरी बात, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है बार बार जो पूछ रही है ना कांग्रेस पार्टी, क्या हुआ उन 4 आतंकवादियों का। भाई साहब, आपको पता है बात, शायद आप जानते नहीं है, ना मोदी जी है, ना अमित शाह है, ना कोई भी प्रवक्ता है जो पकड़ता है। ये हमारी पूरी तरह से धरपकड़ जारी है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज हो, हमारे इंटेलिजेंस के ब्यूरो हो, या फिर हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो धरपकड़ती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप मजाक उड़ा देंगे मोदी जी का, तो आप बहुत बेवकूफी और हिमाकत कर रहे हैं। ठीक है, अजय अरोड़ा आऊंगा, बाकी 2 लोग भी बोल रहे हैं, उसके बाद आऊंगा सर, उसके बाद आऊंगा। दीपक बोहरा जी भी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन 2 लोग जरा बोल लें। आनंद दुबे जी, संजय राउत को हर चीज से दिक्कत है, तिरंगा यात्रा से भी दिक्कत है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे भी दिक्कत है, जो मुझे समझ में आया। फिर वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री शाह से इस्तीफा मांग लो। क्या चाहते हैं, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आया। उनकी बातों को समझकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें आपकी पार्टी की भी सांसद हैं, उससे भी उनको दिक्कत है, वो भी नौटंकी लग रहा है सब कुछ उनको। राकेश जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि 22 अप्रैल से लेकर आज 24 मई है, हम हर समय अपने देश के साथ खड़े हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, अपनी सेना के साथ खड़े हैं। हम कुछ सवाल लेकर आते हैं खाली, कि जैसे हमारे देश में विदेश मंत्री को अगर कोई गद्दार कहे तो हम उसकी भी निंदा करते हैं, और हमारे देश में अगर कोई नेता प्रतिपक्ष को गद्दार कहे हम उसकी भी निंदा करते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे देश की संपत्ति हैं, दोनों ही हमारे देश के हीरो हैं। दोनों के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है तो हम उसकी निंदा ही करेंगे, लेकिन सवाल भी साथ में पूछेंगे। सवाल ये पूछेंगे कि अगर नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं कि 1-2 दिन का संसद का सत्र आप बुलाइए, तो उस पर कोई बात करने तैयार नहीं। क्या सारी जिम्मेदारी राकेश भाई विपक्ष की है? क्या सरकार कभी विपक्ष को विश्वास में लेकर काम नहीं करना चाहेगी? पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा।
हम समर्थन कर रहे हैं, नहीं बहना चाहिए। 1947 से लेकर 2025 तक कई युद्ध हमने पाकिस्तान के साथ लड़े। अभी हमारी बहन बता रही थी कि 1965 में 3 नदियों का पानी उनको दिया। भारत का दिल बड़ा रहा है बहन, भारत हमेशा दिल खोलकर लोगों को देता, हमने दिया। लेकिन जब बार बार शत्रु हम पर आक्रमण करेगा, बार बार आतंकवाद करेगा, तो फिर हम उसे रोक भी देंगे। इस बार रोक दिया है और पूरे दुनिया के सामने एक मैसेज गया है कि भारत झुकता नहीं है, भारत डरता नहीं है। भारत से प्यार से बात करोगे, प्यार करेगा, आंख दिखाओगे तो आंखें निकाल लेगा। तो आपको भी ये समझना चाहिए कि मोदी साहब को भी नेता प्रतिपक्ष को विश्वास में लेकर चलना चाहिए। कौन सी बहुत बड़ी मांग की है पूरे विपक्ष ने? पूरे नहीं, मैं आनंद भाई आपकी जो टोन है वो संजय राउत से बिल्कुल अलग टोन है। मैं आ रहा हूँ शाजिया, एक काउंटर है, फिर उसके बाद आप रिप्लाई करिएगा इनको। हाँ 65 में वॉर हुई है। हाँ ठीक है, नहीं मैं तथ्य को एक ठीक करना चाह रही थी। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। 1960 में हुई थी और वॉर 65 में हुई थी। हाँ। अरे आपको नहीं पता साजिया बहन, ये जो पानी का सिंध जल समझौता 1960 में हुआ था ना। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। नहीं ठीक है, आज एक 65-68 वाली भी कहानी चल रही है आनंद भाई। वो निष्कांत दुबे ने जो कहा कि रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर इंदिरा गांधी ने दे दिया था। वो शिमला समझौता, देखिए शिमला समझौता की बात अलग है, ताशकंद की बात अलग है, उस पर मैं नहीं जा रहा। बाद में भाई सब 72 में हुआ है, 71 वॉर के बाद दिया था, आज हमने पानी रोक दिया। आज भाई साहब क्या हो गया आपको? और अच्छा अभी हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, राकेश भाई बहुत अच्छी बात कही कि आतंकवादियों को ढूंढने का काम मोदी जी का नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं कि हमारी सेना में वो जोश है, वो होश है। सेना उनको खत्म करेगी, आज नहीं कल करेगी। आसमान और पाताल में भी छुपे होंगे ना, तो सेना ढूंढ के लाएगी। तो जो होर्डिंग्स मोदी साहब के लगवा रही हो वो सेना के लगवाओ। पूरे भारत में मैं चाहता हूं कि बीजेपी सिर्फ सेना के होर्डिंग्स लगाए, न कि सिर्फ मोदी जी के लगाए। मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं तो सभी पक्षों के हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले मोदी साहब सिर्फ भाजपा का क्यों प्रचार करते हैं? क्यों सिर्फ भाजपा का प्रचार करते हैं? क्या वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं? तब आप इस पर नहीं बोल पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा राजनीति करनी है, आप हमेशा आपदा में अवसर ढूंढना चाहती हैं। अच्छा ठीक है, नहीं आनंद भाई मैं बीच में आ रहा हूं, मेरा एक सवाल है उसका जवाब दे दीजिए, फिर शाजिया आपको रिप्लाई कर देंगी, फिर मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। मेरा एक सवाल है, आपका टोन बिल्कुल संजय राउत से अलग है और मैं आपको आपकी इसके लिए तारीफ भी कर दे रहा हूं। लेकिन सर 26/11 के 2 साल बाद पाकिस्तान को बाढ़ के लिए सपोर्ट दे देना क्या आपको ठीक लगा था? 26/11 के बाद कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करना पाकिस्तान को लेकर क्या आपको ठीक लगा था? बहुत सारी बातें, बहुत सारी थ्योरीज आ गई हैं। एक निष्कांत दुबे ने आज पोस्ट किया है कि 828 स्क्वायर किलोमीटर इलाका हमने रन ऑफ कच्छ का वो दे दिया, जो वो आरोप लगा रहे हैं। क्या ये आपको ठीक लगता है? आपकी बात एक संयुक्त सत्र की थी, संसद का सत्र बुलाया जाए, आप मांग करिए सर विपक्ष के तौर पर। लेकिन अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो क्या आप ऐसे सवाल करेंगे जो पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाए? फिर आप विदेश मंत्री के लिए बार बार गद्दार वाले शब्द का इस्तेमाल करेंगे? नहीं राकेश भाई, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य के शुरुआत में कहा, न तो मेरे देश का विदेश मंत्री गद्दार है, न तो मेरे देश का नेता प्रतिपक्ष गद्दार है। तो आनंद भाई, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे आजकल तो कांग्रेस से बन रही है बड़ी, तो कभी कांग्रेस के किसी नेता को फोन करके कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, मत कहो? कभी कहा आपकी पार्टी ने, उद्धव ठाकरे ने कोई बातचीत की राहुल गांधी से? बिल्कुल कहा। मैं वही कह रहा हूं, चाहे हमारे महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार हो, चाहे उदित राज हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशिकांत दुबे हो, चाहे अमित मालवीय हो, संबित पात्रा हो, सभी से विनती करता हूं कि देश पहले, सबसे बड़ा देश है। जब देश रहेगा तब हम राजनीतिक दल रहेंगे, तब राजनीति कर लेंगे। ये घरेलू चुनाव का अवसर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को उठाने का अवसर है। शाजिया कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए, फिर धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। अजय अरोड़ा जी आ रहा हूं। प्रियंका चतुर्वेदी डेलीगेशन में गई हुई है और अपनी बात को कहेगी यूरोप में जाकर। बिल्कुल सही बात है। शाजिया जल्दी 30 सेकंड। देखिए आप यहाँ पे आकर आप अच्छी बातें करते हैं और आप कहते हैं आप सबका सम्मान करते हैं, लेकिन तब भी आप कहते हैं कि बहुत सारे सवाल हैं। आपको इस बात से आप सवाल पूछना चाहते हैं उन आतंकवादियों का क्या हुआ, इसका जवाब प्रधानमंत्री दें। लेकिन तो उसमें तो आप प्रधानमंत्री से चाहते हैं सवाल और जवाब, और गृह मंत्री से भी। लेकिन जब बात होती है ऑपरेशन सिंदूर की और उसमें जो कुछ भी हमारा शौर्य बल रहा है या सैन्य शक्ति का पूरा हमने देखा है, क्या पराक्रम रहा है, उसमें आप चाहते नहीं प्रधानमंत्री का नाम हो। तो आप लोग पहले तय कर लीजिए, जो 71 के लिए जो आप क्रेडिट इंदिरा गांधी जी को देना चाह रहे हैं, क्या वो देना चाहेंगे कि नहीं, कि उसमें भी आप
आप बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी हम सब जानते हैं, जो भी डिटेल जानते हैं कि किस तरह से वॉर का प्लानिंग हुई और क्या हुआ। राकेश भाई 10 किस सेकंड, तरह से चलिए 10 सेकंड बोल ही नहीं सके, वरना ये बात रह जाएगी। 10 सेकंड और धर्मेंद्र जी इंतजार कर लेंगे आपके लिए। बोलिए 10 सेकंड जल्दी। इंदिरा गांधी, एक बहुत जरूरी बात, इंदिरा गांधी जी ने, एक बहुत जरूरी बात कहना चाह रही थी। अच्छा, मैं बाद में बोलूंगी। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया, 2 टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश। अगर नरेंद्र मोदी जी 2025 में एक बलूचिस्तान एक पाकिस्तान अलग कर देते और जो पीओके हमें वापस दिला देते, जरूर उनकी आनंद भाई सुनिए ना, ऐसे नहीं चलता है वो कि अपने हिसाब का नैरेटिव हम अपने हिसाब से सेट कर लें। करेंगे नहीं, अगर तभी तो सेना जंग लड़ने गई थी ना, 71 में भी सेना ने जंग लड़ी थी, इंदिरा गांधी तो जाकर लड़ी नहीं थी, लेकिन चूंकि देश की प्रधानमंत्री थी इसका क्रेडिट जाता है। तो वही शाजिया कह रही हैं कि अगर 71 में इंदिरा गांधी को क्रेडिट तो 2025 में फिर प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट क्यों नहीं? फिर सर्जिकल एयर स्ट्राइक में प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट क्यों नहीं? ठीक है, मोदी जी तो सरहद पे नहीं गए थे। अरे तो इंदिरा गांधी भी सरहद पर नहीं गई थी। सरहद पे कहाँ गए थे इस बार? हाँ, तो इंदिरा गांधी भी सरहद पर नहीं गई थी। सेना के कपड़े में जवाहरलाल नेहरू के शर्मनाक काल पर दुहाई क्यों नहीं, लानत क्यों नहीं? धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है, आता हूँ आनंद भाई, आता हूँ। इंदिरा गांधी भी सरहद पर नहीं गई थी और प्रधानमंत्री मोदी भी सरहद पर नहीं गए, कोई नेता सरहद पर नहीं गए। तो या तो पॉलिटिकली क्रेडिट दीजिए तो दोनों को, या तो मत दीजिए। चलिए धर्मेंद्र यादव, भाषण देंगे। बात क्रेडिट या डिसक्रेडिट की नहीं है, बात यह है कि पाकिस्तान चारों ओर से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी हम ऐसे सवाल करें जो वहां पर जाकर हिट हो जाए। और बीजेपी इसीलिए कह रही है कि एक जान कांग्रेस पाकिस्तान, और आपका है कि हम उस कांग्रेस के साथ जो है गलबहियां करेंगे जो बीजेपी कह रही है। राकेश जी, इस देश में किसी भी पार्टी को और देश के एक भी नागरिक को सेना के शौर्य पर कोई शक नहीं हुआ आज तक, और हमेशा हर भारतीय गर्व से कहता है कि इस देश की सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेना है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह ये बोलने लगे कि इस देश की जो बेटी है सेना की, वो आतंकवादियों की बहन है, इससे देश का माथा दुनिया में झुकता है, हर एक देशवासी आहत होता है। सेना का शौर्य पर सवाल खड़ा करने वाला भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं होती है। अगर हम उसके लिए देशभक्त का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब आप कर सकते हैं तो करिए, भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं तो करिए। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम अगर ये बोलने लगे कि इस देश की जो सेना है मोदी के चरणों में पहुंच गई है। धर्मेंद्र यादव जी, आप सर जब से ये मसला चल रहा है 2-3 बार आप मेरे साथ पैनल पर आ गए, कौन होती है? तीनों बार आपके पास विजय शाह के अलावा बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं विजय शाह ने जो कहा गलत कहा। अरे भाई, मेरा ये भी सवाल है कि बीजेपी ने अभी तक पार्टी से निकाल क्यों नहीं दिया, इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाकर रखी हुई है। लेकिन सर थोड़ा सा विजय शाह से आगे पीछे आ जाइए। कांग्रेस के अभी आपसे अच्छी लाइन तो आनंद दुबे लेकर बैठे हुए हैं, वो वडट्टीवार का जिक्र करके गए जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं है, 2-3 फाइटर जयपुर गए। कभी उनका भी नाम ले लीजिए, कभी उनका भी नाम ले लीजिए जो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट रहा है। भाई अब 20 मिनट तक आप बैठा कर रखा, नहीं, आप बोलिए, आप ही के पास हूँ, किसी और के पास नहीं जा रहा हूँ। और 2 मिनट लीजिए, लेकिन थोड़ा सा विजय शाह से आगे पीछे हो जाइए। पीडीए उनको नाम नहीं पता था इस बात को, लेकिन इस देश का कोई भी आदमी सुनने को तैयार नहीं है। उसकी आहत होती आत्मा, इस देश की आत्मा पे चोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और तो ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट है, इससे देश की आत्मा बड़ी प्रफुल्लित हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए, इससे देश की आत्मा बहुत प्रफुल्लित हो रही है। 20 मिनट तक आपने जाकर वहां आतंकी मार दिया, ये कोई सवाल पूछे, इससे देश की आत्मा बहुत प्रफुल्लित हो रही है। अरे मेरी बात सुनिए पहले, आप पहले पूरी मेरी बात आने मैं आप ही के पास हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ विजय शाह के थोड़ा आगे पीछे हो जाइए। अरे मेरी बात सुनिए पहले भाई राकेश जी, आप पूरी बात तो करने देंगे, आप बीच में टोकना शुरू कर देंगे? पहले पूरी बात होने दीजिए, टोकिएगा, अपने सवाल रख लीजिए, पूछ लीजिएगा, उसके बाद अगर जवाब नहीं दूंगा तो कहिएगा। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर भारतीय सेना को मोदी के चरणों में रखने की बात करता है, इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं है। उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, और उससे भी ऊपर अगर कोई सजा होती है उसे मिलनी चाहिए। देश की सेना का अपमान करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक। अब भारतीय जनता पार्टी सेना के शौर्य का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे, तो क्या विपक्ष सवाल भी ना पूछे? मोदी जी क्या इस देश के सेना के कमांडर हैं, मुखिया हैं? उनकी अकेले फोटो पूरे देश में घूमेगी? देश के जो सेना प्रमुख उनकी नहीं घूमेगी? देश की जो बेटियां उनकी नहीं घूमेगी? मोदी जी के घूमेगी? आज भी अगर देश पूछना चाहता है कि जो 4 आतंकवादी थे किस रास्ते से आए, मैं जवाब दे दूं, मुझे लगता है देखिए आप अपनी मोदी नफरत वाले नहीं है। आप मुझे बताइए,
हो गया भाई साहब, बहुत देर तक आप बोले, फायर का आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, मैं जल्दी से जवाब देना चाहूंगी। अमेरिका का राष्ट्रपति करने लगे तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, एक भारतीय होने के नाते। अरे सुनिए ना, सुनिए भाई, सुनिए। धर्मेंद्र यादव, आपको 1-1.5 और मिनट दिया, आप अपनी उन्हीं 2-4 लाइनों के अलावा आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं पूछ तो रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना ये क्या देश हित में है? उस पर आपकी जुबान क्यों सिल रही है? उसके सामने नहीं झुक रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के चलिए शाजिया, ये सुनेंगे नहीं, आप रिप्लाई करें। के चरणों में नतमस्तक हो जा रहे हैं। ठीक है, देश नहीं पूछेगा। ठीक है, जब मां भारती के सम्मान। देखिए, मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ राकेश जी, मैंने बहुत धैर्य से सुनी बात। सपा के जो नेता हैं, सपा के नेता ने कितनी बातें बोली, कितनी जहरीली जुबान इनकी है, एक बार इन्होंने नहीं कहा। जिस तरह की जहरीली बात और खतरनाक बात और देश को तोड़ने की बात इनके खुद के अखिलेश जी के चाचा जी ने बोली है ना, राम गोपाल यादव जी ने, और कैसे जाति सूचक उन्होंने बयान दिया है कि वहां पे भी ऑपरेशन सिंदूर में भी इनको जातियां दिख रही हैं। सोचिए, और आप बात कर रहे हैं भाई साहब, हम सबको फक्र है विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिसका नाम भी पता नहीं था आपकी पार्टी को, राम गोपाल यादव जो नाम भी नहीं जानते थे, और कर्नल सोफिया कुरैशी को आप मैं बता दूं, और ये भारतीय सरकार है जिसने नारी शक्ति को ये सम्मान दिया है, सामने बिठाया है। पूरे देश को लगातार जिन्होंने ब्रीफिंग दी है, सुन लीजिए आप, और ये उन्हीं की ब्रीफिंग्स हैं और डीजीएमओ की ब्रीफिंग्स हैं जिनको मानने अब सुनिए, एक मिनट, धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए ना सर, धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, अरे सुनिए भाई, सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए, लगातार बोल रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, अरे रुकिए, नहीं, आप धर्मेंद्र यादव कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिसका नाम राम गोपाल यादव जी को पता नहीं था। नहीं, ये सब पुरानी बात है। मैं उधर जाना ही नहीं चाहता हूँ शाजिया और धर्मेंद्र यादव, मैं जाना नहीं चाहता हूँ अजय अरोड़ा। आप लोग बार बार मीडिएशन को लेकर कह रहे हैं। निशिकांत दुबे ने जो पोस्ट किया है और दीपक वोरा जी से उस पर बाद में ज्ञान लूंगा मैं, लेकिन पहले आप बता दीजिए कि फिर 1965 में कच्छ क्षेत्र को लेकर क्यों मध्यस्थता का रास्ता चुना गया? पाकिस्तान गया तो भारत उस पर साथ क्यों आया? क्यों ये मसला आगे जाता है और यूगोस्लाविया के जज को मनोनीत किया जाता है? ये सारी बातें आती हैं। 828 स्क्वायर किलोमीटर इलाका दे दिया, शिमला एग्रीमेंट में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका दे दिया, क्यों दे दिया भाई? राकेश जी धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत देर से प्रयास करता कि शाजिया जी की बात का उत्तर दूं। इन्होंने टेप की बात की, बटन की बात की, रिमोट की बात की। रिमोट किसके पास है? पूरा देश जानता है। बटन कौन दबाता है? पूरा देश जानता है। अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, राकेश जी, आपने उन्हें कहा कि आप लगातार ये बात बोल रहे हो। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्यों सजा नहीं मिली, क्यों राष्ट्र का देश का मुकदमा नहीं बना। अरे ये मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ अजय अरोड़ा कि क्यों नहीं उनसे इस्तीफा लिया गया? ये मेरा भी सवाल है, अकेले आपका सवाल नहीं है। लेकिन आप सेलेक्टिव हो जा रहे हैं ना कि सिर्फ विजय शाह पर करेंगे। आप सेलेक्टिव हो जा रहे हैं कि सिर्फ विजय शाह पर। आपकी पार्टी के आधा दर्जन नेताओं के नाम गिना दूंगा जिस पर अजय अरोड़ा आपकी जुबान सिल जाएगी, आप नहीं चुप हो जाएंगे। लेकिन दीपक वोरा जी नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। सिल गई है ना जुबान? नहीं, आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। आनंद दुबे से सुन लीजिए, वो कह रहे हैं विदेश मंत्री को गद्दार कहकर आप लोग गलत कर रहे हैं। आप उधर आपकी जुबान सिल जा रही है, आप कह लिए विदेश मंत्री गद्दार हो गए। ये आप पाकिस्तान में हेडलाइन देखना चाहते हैं तो रुक जाइए। दीपक वोरा जी 1 मिनट प्लीज सभी लोग रुक जाइए। दीपक वोरा जी, रन ऑफ कच्छ की जो बातचीत, मुझे लगता है कि शायद आप इसको और बेहतर तरीके से जानते होंगे। अगर अब मीडिएशन पर सवाल है तो सवाल यह कि क्या तब भी मीडिएशन पर सवाल नहीं उठना चाहिए था? क्यों तीसरा कोई बीच में आया? क्यों दोनों देश उस रास्ते पर चले गए? और तब 828 स्क्वायर किलोमीटर इलाका चला गया पाकिस्तान के हिस्से में रन ऑफ कच्छ का, है कि नहीं? दीपक वोरा जी साथ में। अच्छा, ये कट गया ये फ्रेम। धर्मेंद्र यादव जरा इस पर कुछ बोलेंगे? 1965 वाले पर क्या हुआ था? बिल्कुल, मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूं राकेश जी। भारतीय जनता पार्टी में विदेश मंत्री जयशंकर सिंह साहब ने खुद बताया कि हमने हमला करने से पहले सूचना दे दी थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस 65 पर आप फिर जयशंकर पर जाकर अटक गए। सूचना क्यों? मैं पूछ रहा हूँ कि 828 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, जिसको निशिकांत दुबे ने आज पोस्ट किया है, उस पर कुछ कहेंगे आप? इनकी छुपी हुई रणनीति है क्या? मुझे बताइए, ऐसा क्यों? क्या निशिकांत दुबे जब अपना सालगिरह मनाने गए थे,
अरे फिर वही बात है सर, प्लीज निशिकांत दुबे के सालगिरह पर जाएंगे, कोई पूछ देगा सफाई महोत्सव में क्या क्या होता रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मत उस रास्ते जाइए जिस रास्ते आपको जवाब देना ना बने, मत उस रास्ते जाइए। दीपक बोहरा जी 30 सेकंड सर, ये 1965-68 में जो कुछ हुआ है, जिसका शाजिया पहले जिक्र कर रही थी, निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया है, क्या तब मीडिएशन नहीं था? एक लाइन। 100% सर, ताशकंद में मीडिएशन हुआ था ना, हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, उधर से अयूब खान गए थे, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था वहां पर। 100% वो हुआ था सर, मीडिएशन हुआ था। हम भी माने मीडिएशन तभी होता है जब दोनों पक्ष मान जाते हैं। अगर आप मध्यस्थता करना चाहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं आई मस्ट बी विलिंग टू बी मध्यस्थोफाइड, अगर मैं विलिंग नहीं हूं तो क्या मध्यस्थता होगी। फाइनली सर, जो मैं बहुत जल्दी से बता देता हूं, इफ यू गिव मी अनदर 30 सेकंड, ये जो बात कर रहे हैं कि हमने उनको बता दिया अपने मूवमेंट का एटसेट्रा, सर मैं इन्वॉल्व था 1987-88 में, हमने ऑपरेशन ब्रास टैक्स किया था। 6 लाख भारतीय सेना के सदस्य जो थे वो पाकिस्तान बॉर्डर में थे, राजस्थान में, और बहुत डर था कि हो सकता है कोई गलत कैलकुलेशन कर दे, पाकिस्तान ने भी मोबिलाइज किए, पंजाब बॉर्डर पे जंग हो जाए। ठीक है, तो उस वक्त हमने अग्रीमेंट किया कि हम बताएंगे एक दूसरे को अगर मोबिलाइजेशन कर रहे हैं ताकि जंग ना हो। ठीक है, वक्त इतना ही है। अगर मीडिएशन पर ही सवाल करना है तो पूछिए, फिर इतिहास खोलिए और कब कब इस तरीके से बातें हुई हैं, सब पर चर्चा हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति का मोबाइल अनलॉक, जांच एजेंसियों को लगा शॉक। आईएसआई को बांग्लादेश की वीडियो रिपोर्ट ज्योति ने पहुंचाई। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अब रुद्रम प्रहार की बारी है।